हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके DECE 1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो लगभग 2 नंबर के या 5 नंबर के पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये सारे प्रश्न जो हैं ये मेन मेन टॉपिक्स लिए गए हैं। मतलब इसमें जैसे कि अब देखिए, इसमें पहला है वृद्धि। अब वृद्धि को परिभाषित कीजिए। अभी इनमें सब में ये प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अब उसमें 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा ना, उसमें इनके परिभाषा पूछेंगे। जैसे जो मैं इनका भी आंसर लिखवाऊंगी ना, तो उतना 5 नंबर के लिए इनफ होगा आपका। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पूछेंगे तो देखिए, इसको ऐसे पूछ सकते हैं जैसे वृद्धि है, वृद्धि किसे कहते हैं ना, वृद्धि। और दूसरा इसमें विकास है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। बच्चे की वृद्धि किस प्रकार से होती है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, विकास की अवस्थाएं बताइए। इस तरह से पूछ के वो लोग इसको 10 नंबर का पूछ सकते हैं। तो वो बड़ा प्रश्न हो जाएगा। और इन सब के जो बड़े प्रश्न हैं, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनके जो बड़े 10 मार्क्स के जो प्रश्न हैं ना, उनके लिए आप मेरे चैनल पे जाके DECE 1 नाम की प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको 10 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैसे कि पहला है वृद्धि, नेक्स्ट है विकास, बाल श्रम, बाल कार्य, खेल पर मीडिया का प्रभाव, संज्ञान क्या है, स्थूल क्रियात्मक। ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका हमें परिभाषा बतानी है, इन टॉपिकों की, इन वर्ड्स की। तो ये काफ़ी सारे हैं, तो मैं इनको रिपीट करने के बजाय सीधा इनकी परिभाषा बताती हूँ आप लोगों को। पहला है वृद्धि। बताइए वृद्धि क्या है। तो वृद्धि से आशय है कि व्यक्ति में जो वो परिवर्तन जो होते हैं ना, जो परिमाणात्मक परिवर्तन हो, उन्हें वृद्धि कहा जाता है। यानी कि वृद्धि से आशय है व्यक्ति में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि जिनको मापा जा सके। परिमाण, जिनका परिमाण लिया जा सके, जिनको मापा जा सके, वो होते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। अभी एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हैं जैसे क्या, बच्चे की आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ बच्चे के शरीर में आकार जो होता है, शरीर का आकार बढ़ता है, भार, लंबाई और जो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनमें बढ़ोतरी होती है। इन परिवर्तनों को वृद्धि कहती है। यानी कि बच्चे का वह शारीरिक विकास जो हमें दृष्टिगत होता है और जिसे हम माप सकते हैं, वह वृद्धि कहलाता है। तो ये इसमें इतना सा आएगा कि वृद्धि की ये परिभाषा दे दी हमने। अभी नेक्स्ट हमारा विकास। विकास क्या है, उसकी परिभाषा बताइए। विकास से आशय बच्चे के परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो परिमाणात्मक परिवर्तन होंगे, यानी कि वृद्धि, वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जो होंगे ना, उन्हें हम विकास कहते हैं। यानी कि व्यक्ति में होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अभी यहाँ पे क्रमिक का मतलब है एक दिशा में क्रम से हो रहे जो परिवर्तन होते हैं ना, जैसे कि सिर से पैर की ओर विकास बच्चे का होता है, तो क्रम से विकास हो रहा है। इसमें बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर कंधे, हाथ, कमर, पैरों की तरफ बच्चे का विकास होता है। यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास, यानी कि जो गति होती है ना, सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। तो ये बच्चे का विकास हो गया। यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं। नेक्स्ट हमें बाल श्रम की परिभाषा बतानी है। बाल श्रम से आशय बच्चों का उन शोषणकारी परिस्थितियों में काम करना जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यानी कि बच्चे, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे वो काम करते हैं, तो सिचुएशन बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, लेकिन बच्चों को उसमें काम करना पड़ता है, मजबूरी बच्चों की रहती है। जैसे कि किसी की कोई मजबूरी हो, किसी की, जैसे किसी कोई बच्चा अकेला हो तो उसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो ये सब जो परिस्थितियाँ होती है ना, उसमें बच्चे का स्वास्थ्य भी, उसके ऊपर स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, खराब होता है स्वास्थ्य। ये कार्य जब बच्चे करते हैं तो बच्चों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, उन्हें शिक्षा मनोरंजन के लिए भी मतलब समय नहीं मिलता है, और ना ही उनको पर्याप्त मजदूरी मिलती है। यानी कि जितना काम करते हैं ना, तो ये सारे के सारे कार्य कार्य बाल श्रम कहलाते हैं। और ये बाल श्रम जब बच्चे करते हैं ना, तो इसमें बच्चों को कोई ऐसा फायदा नहीं होता कि बच्चे कुछ अपना बिजनेस के लिए कुछ सीख रहे हो। और साथ साथ क्या, बच्चे थोड़े कुछ सालों तक करते हैं, उसके बाद बच्चों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जब वो बाल श्रम के अंतर्गत जब काम कर रहे होते हैं। तो ये बाल श्रम हो गया। अभी हमें नेक्स्ट बताना है बाल कार्य क्या है। जब बाल कार्य का मतलब है जो बच्चे कार्य घर पे कार्य कर रहे हो ना, जैसे माता पिता की हेल्प के लिए कोई कार्य कर रहे हो, या पारिवारिक व्यवसाय में अपने अभिभावकों की मदद के लिए जो कार्य करते हैं, उनको बाल कार्य कहा जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है ना, उसके पिता क्या है, मवेशी रखते हैं, तो बच्चा मवेशियों के पालन में पिता का साथ देगा, तो वो बाल कार्य कहा जाएगा, ना कि बाल श्रम।
या फिर बच्ची है अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाए, वो भी बाल कार्य कहलाएगा। इस स्थिति में बच्चों की ज़रूरतों का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है और उनको खेलने के अवसर दिए जाते हैं। माता पिता की आय में बच्चे ना हेल्प करते हैं, तो इसलिए माता पिता का स्नेह भी बच्चों को मिलता है। और ये कार्य जब बच्चे करते हैं तो बच्चे अपने फ्यूचर के लिए क्या है, व्यवसाय चुनने के लिए कौशल प्राप्त होते हैं। जैसे क्या है, एक कुम्हार का बच्चा है, मानो वो बर्तन बना रहा है अपने पिता के साथ, तो हो सकता है ना कि वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाए और क्रियात्मकता सृजनात्मकता के चलते वो और अच्छे अच्छे तरह से बर्तन बनाने लगे और आगे जाके वो इन्हीं इसी कला को अपने व्यवसाय के रूप में चुन ले, तो भी व्यवसाय चुनने के लिए कौशल प्राप्त होता है। ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं बाल कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हमें बताना खेल क्या है, खेल भाषा। अब खेल क्या, बच्चों की पसंदीदा चीज होती है, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बच्चों के लिए खेल एक प्रेरणादायक और आनंदमयी शक्ति है जो कि बच्चों में शक्ति, स्फूर्ति व कौशल प्रदान करती है। खेल एक जन्मजात स्वतंत्र रचनात्मक स्फूर्तिदायक आनंददायक व आत्म केंद्रित या आत्म प्रेरित क्रिया है जो कि बच्चों को अपने भावी जीवन के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास होता है और बच्चे को स्व सुख की प्राप्ति का मार्ग होता है जो खेल होता है। खेल द्वारा बच्चे का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास होता है। अब इसकी दो परिभाषा इसमें बताई गई। एक वैलेंटाइन ने कहा है, खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है। तो ये जी छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन की भी नहीं है, तो आपको आराम से याद हो जाएगी। वैलेंटाइन के अनुसार खेल क्या है, एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग। और एल एन मान के अनुसार, ये भी एक लाइन की परिभाषा है, एल एन मान के अनुसार खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है खेल की, तो ये याद कर लीजिएगा। खेल पर मीडिया या जनसंचार का क्या प्रभाव है, ये बताना हमें। अभी इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के खेल पे टीवी और रेडियो या अन्य जनसंचार सामग्रियां जो होती है ना, जैसे कि बच्चों की रंगीन पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, किताबें, ये सारी की सारी, इनका बच्चों के खेल पे बहुत असर पड़ता है। बच्चे जो कहानी पढ़ते हैं उनसे उनमें उत्साहवर्धन आता है, वो फिर उसे देख के उसी के हिसाब से अभिनय करते हैं। टीवी रेडियो पे जो धुन सुनते हैं उसको गुनगुनाते रहते हैं। टीवी पे कोई जैसे कुछ चीज़ देखी है, कुछ कोई अभिनय देखा है, तो वैसा ही खुद करते हैं। उनके द्वारा जो देखा सुना जाता है वो नकल करके खेल में बच्चों के खेल खेलते हैं, बच्चे उनकी नकल कर करके। किताबों पत्रिकाओं में जो बच्चे स्वयं पढ़कर कुछ सीखते हैं, इनसे बच्चों में जिज्ञासा व खोजबीन करने की भावना उदय होती है। लेकिन कि ये जो टीवी और रेडियो माध्यम है ना, जो बच्चों के संचार के माध्यम है, इनसे जो बच्चे सीखते हैं ना, तो सीखते टाइम बच्चों को ना बड़ों का निर्देशन आवश्यक है, यानी कि बड़ों का हस्तक्षेप होना चाहिए इसमें। क्यों, बच्चों को आधी अधूरी, एक तो बच्चों को समझो, बच्चा कुछ दिक्कत होगी, कुछ पूछेगा, हम सही से बताएंगे, हम देख रहे होंगे बच्चों को क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सही है क्या गलत, और बच्चा खुद से जैसे देखेगा और उसे अपने आप जो अधूरा ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त है, उस हिसाब से बच्चा अंदाजा लगा लेगा, और उस हिसाब से क्या होता है, बच्चे को गलत ज्ञान प्राप्त होता है जो सही नहीं है। तो ये जनसंचार जो माध्यम या फिर मीडिया का बच्चे के खेल पे प्रभाव हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि संज्ञान क्या है। अभी संज्ञान का मतलब है किसी चीज या दुनिया के बारे में जानकारी हम प्राप्त करें और उसके बारे में अवधारणा या धारणा बना लेना और उसे समझने की कोशिश करें, उसे संज्ञान कहते हैं। यह कुछ विशेष मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें कि ध्यान करना, स्मरण करना, निर्णय लेना, समस्याओं का हल खोजना, ये सब आता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं प्रारंभ में, जैसे वो चूसनी होती है बच्चों के मुंह में हम दे देते हैं, बच्चा रोता है, हमने बच्चे के मुंह में चूसनी दी, तो बच्चा क्या है, चुप हो जाएगा। छोटा बच्चा होता है जो, तो बच्चा थोड़े दिन तक तो ऐसे करता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना बच्चा और उसे चूसेगा, तो बच्चे को अंदाजा हो जाता है कि वो चूस रहा है, तो उसकी भूख नहीं मिट पा रही है उस चूसने से, क्योंकि उससे कुछ नहीं आ रहा है। और बच्चे को तो जब भूख लगी है, रो रहा है, तो उसे दूध चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चे को ना पता चल जाता है, तो आगे बच्चा क्या करता है, जब हम उसके मुंह में चूसने देंगे तो उसे मुंह से निकाल के फेंक देता है, और जब तक उसे दूध नहीं मिलता तब तक बच्चा रो रहा होता है। तो इससे मतलब बच्चे ने क्या, धीरे धीरे बच्चे ने उसके अंदर जो चूसनी होती है और माँ का स्तन होता है उसमें संज्ञान करना सीख लेते हैं, तो वो उसमें अंतर करना सीख जाते हैं, तो संज्ञान होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्थूल क्रियात्मक विकास। क्या स्थूल क्रियात्मक विकास से आशय जो मांसपेशियों में होने वाली गति होती है ना, वो स्थूल क्रियात्मक विकास होता है, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें बच्चों के शारीरिक अंगों को गति मिलती है, वो स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं कहलाती है। और उनमें होने वाले जो शारीरिक विकास, इनको स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि रेंगना, घुटनों पे चलना, दौड़ना, भागना, ठोकर मारना, धक्का मारना, कूदना, ये सारे के सारे स्थूल क्रियात्मक विकास हैं। नेक्स्ट हमारा
सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की परिभाषा क्या है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का आशय है शरीर की जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती है ना, उनमें संतुलन बनाना, जिसमें कि बच्चों के जो छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं ना, वो जैसे कि बच्चे की हाथ और उंगलियों की मांसपेशियों में समन्वय बनाना। इसके जब ये बच्चों में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है तो इससे बच्चों में चीज़ों को पकड़ने, स्क्रिबलिंग करने, चम्मच पकड़ने, ब्लॉक्स जचाने आदि के इन गुणों का विकास होता है, और इन्हीं गुणों को हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रिबलिंग क्या है। तो स्क्रिबलिंग से मतलब है कि जो बच्चा कुछ लिखता है ना, जो लिखना सीखता है, तो लिखना सीखने की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वह स्क्रिबलिंग है। इसमें क्या बच्चा लेखन सामग्री की मदद से, यानी कि लेखन सामग्री क्या है? कलर, पेंसिल, रंग, चौक, पेन, कोई भी चीज बच्चे के हाथ में आ जाए उससे किसी सतह या कागज पे बच्चे टेढ़ी मेढ़ी, तिरछी, ये सब लाइनें घसीटे काट के जैसे बनाता है ना बच्चे, तिरछी जो भी बच्चे के मन में है वो बच्चा बना देता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्रबलिंग कहते हैं। यह बच्चों में 2 वर्ष के आसपास आती है, और बच्चे इसमें क्या करते हैं? रंग, पेंसिल, चौक इनके द्वारा पकड़ने के लिए सूक्ष्म क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चे इन्हें पकड़ना सीखते हैं। जैसे कि बच्चे ने अब कलर पकड़ा, उससे स्क्रबलिंग करेंगे, धीरे धीरे क्या बच्चों को कलर पकड़ने की आदत हो जाएगी, बच्चों को पता चल जाएगा, कला आ जाएगी कलर पकड़ने की, फिर उससे बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं। तो ये बच्चे लिखना सीखने के लिए बच्चों को सूक्ष्म क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है। तो ये होती है स्क्रबलिंग। नेक्स्ट है संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है। अभी संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है? जो प्रमुख शिक्षाविद थे ना, जिन्होंने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था, पीएजे, उनके अनुसार जब बच्चों का विकास होता है तो बच्चों की विचार शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है, और बच्चों की विचार शक्ति का विकास ना 5 जो होता है वो 4 अवस्था से होके गुजरता है, और जो सबसे पहली अवस्था होती है उसी को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें ना बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में, संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, इसका प्रारंभ क्या होता है? जन्म से होता है, लगभग 2 वर्ष तक चलता है। अभी जो 4 अवस्थाएं हैं इनमें पहली है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 9 से 11 वर्ष तक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के बाद बच्चों में आती है। तो ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था हो गई, जो कि जो बच्चों की विचार शक्ति बढ़ती है ना, तो 4 अवस्थाओं में बढ़ती है, पहली अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परोपकारिता और समानुभूति को परिभाषित करना है। तो पहला है परोपकारिता। परोपकारिता का मतलब है कि हम अपने ना किसी निजी स्वार्थ या लाभ के बिना किसी दूसरे के साथ अपनी चीजें, समय और अपना समय, ये चीजें हम ना दूसरों के साथ बांटें या उनको दें, तो वह परोपकारिता कहलाता है। यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, अपने या बिना किसी अपने फायदे के दूसरों का उपकार करना या दूसरों के लाभ के लिए अपनी चीजें बांटना परोपकारिता कहलाती है। नेक्स्ट है समानुभूति। समानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी कि दूसरों की भावनाओं की अनुभूति करना। यानी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं महसूस करें या उसकी स्थिति को समझने लगे, तो ये समानुभूति कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि क्या होती है, किस तरह से करते हैं? जैसे एक बच्चा है, दोस्त, जैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दोनों दोस्त खेल रहे हैं, और एक एक बच्चा रोने लग जाता है, तो दूसरा क्या करता है? उसे अपना खिलौना दे देता है ताकि वो चुप हो जाए, है ना। तो इससे क्या बच्चों में हमें दिख रहा है कि बच्चा उसका बच्चे का कोई मतलब थोड़ी, बस उसे चुप करवाना है, इसलिए वो अपना खिलौना उन्हें दे रहा है। तो इसका मतलब उसमें परोपकारिता कर रहा है, फिर उसे चुप करवाता है, सांत्वना देता है, कोई नहीं चुप हो जा, है ना। तो ये, या फिर उसकी मम्मी को बुलाने जाता है कि ये देखो रो रहा है, उसे गले लगाता है मत रो। तो इस तरह से वो समानुभूति भी दिखाते हैं, यानी कि उसकी प्रॉब्लम समझ रहा है कि ये रो रहा है, हो सकता है खिलौने की वजह से रो रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे सांत्वना भी देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों में परोपकारिता व समानुभूति का गुण होता है। नेक्स्ट है समाजीकरण क्या है। अभी समाजीकरण का मतलब जो हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसके बारे में जानना। समाज के जो नियम होते हैं उनको सीखने व उनके अनुसार व्यवहार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को समाजीकरण कहा जाता है। जब बच्चा ना जन्म लेता है, छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, तब वो ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, सिर्फ एक प्राणी मात्र होता है ना। धीरे धीरे क्या करता है? उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है, तो अन्य लोगों के साथ भी उसे अंत्यक्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि पहले वो माँ के साथ रहेगा, फिर पिता, फिर घर में कोई अन्य लोग, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग, फिर स्कूल में जाएगा, फिर बाद में और बड़ा होगा कॉलेज में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, तो सब लोगों के साथ अंत्यक्रिया करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और
समाज व संस्कृति में पलते हुए सामाजिक बन जाता है, और ऐसा करते हुए नए अनुभव प्राप्त करता है। इसी को समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी क्या है, प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति क्या है। अभी फैंटेसी पूछे या फिर प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति पूछे, एक ही बात है। फैंटेसी का मतलब है बच्चों का अपनी कल्पना शक्ति द्वारा झूठ मूठ के खेल खेलना या काल्पनिक कहानी गढ़ के सुनाना, ये क्या होती है, फैंटेसी। मतलब बच्चे ना गढ़ के कुछ भी, जैसे कुछ भी सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वो फैंटेसी होती है। फैंटेसी में बच्चे कोई भी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी भी चीज़ की। जैसे कि बच्चे के कागज का जहाज बना लेगा और कहेगा कि ये सच्ची का एरोप्लेन है, या फिर पानी का जहाज है मेरा, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं इधर समुद्र पार करूंगा, मेरे जहाज में ये है वो है ना। इस तरह से बच्चा ऐसे खेलेंगे जैसे सच्ची का जहाज चला रहा हो। इसी चीज को फैंटेसी या प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल या मुक्त खेल किसे कहते हैं। स्वतंत्र या मुक्त खेल का मतलब होता है बच्चे के लिए ऐसी खेल क्रियाएं जो होते हैं ना, बच्चे उसमें खुद चुनाव करें, खुद खेल सामग्री का चुनाव करें, और खुद ही बच्चे की जो कितनी देर खेल खेलना है उसकी बच्चों को स्वतंत्रता हो, ये मुक्त खेल या स्वतंत्र खेल कहलाते हैं। अपनी मर्जी से जो भी खेल खेलना चाहे, जितनी भी देर खेलना चाहे या जैसे भी खेलना चाहे, वो स्वतंत्र या मुक्त खेल होते हैं। अभी नेक्स्ट बताना खोजबीन के क्षेत्र क्या है। खोजबीन के क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा स्थान हो या क्षेत्र हो जहाँ पे बच्चों की रुचि की सामग्री रखी जाए और बच्चे वहाँ पे क्या करें, उन सामग्री से संबंधित चर्चा करें, उनके ऊपर प्रयोग करें। ये क्षेत्र खोजबीन का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे बच्चे ना स्वतंत्र रूप से परिवेश के अन्वेषण का बच्चों को मौका मिलता है। कोलाज बताना है अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलाज। कोलाज का मतलब होता है कई अनुपयोगी वस्तु, यानी कि कई ऐसी चीजें होती है जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है हमें, और हमारा मन भी नहीं करे फेंकने का, या कोई और काम की चीज लगे, लेकिन क्या वैसे वो गैर जरूरी हो जाती है, यानी कि हमारे कोई काम की नहीं होती, पुरानी हो जाती है। तो वो वस्तु, चीज या कागज, इन चीज को ना चिपका कर कलात्मक रूप जो देते हैं उसी को कोलाज कहते हैं। यानी कि जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, माचिस की तिलियां हो गई, कागज, डंडियां, कोई भी कांच के टुकड़े, ऐसी जो गैर जरूरी अनुपयोगी चीजें उनको एक सतह पर या फिर जो कागज के ऊपर फेविकोल या गोंद से ऐसे चिपका दे जिससे कि कोई कलात्मक अभिवृत्ति दर्शाई जा सके, यानी कि कुछ कला बन जाए, उसे कोलाज कहते हैं। तो ये कोलाज हो गया। नेक्स्ट है सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता का अर्थ है मौलिकता, यानी कि विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका। इसे सृजनात्मकता या रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा है सृजनात्मकता की, हेमोविज 1973 ने कहा है कि नव परिवर्तन लाने, आविष्कार करने व तत्वों का इस ढंग से रखने की क्षमता जैसे कि वे पहले कभी ना रखे गए हों, है ना, ऐसे रखे ताकि उनका जो महत्व सुंदरता बढ़ जाए, इसी को सृजनात्मकता कहते हैं। ये तो हेमोविज के अनुसार हो गया। वेबस्टर शब्द को उसके अनुसार विचार अथवा कल्पना द्वारा कुछ सृजन करना या किसी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, रचना करना, उत्पन्न करना, ये सृजनात्मकता है। तो यहाँ पे सृजनात्मकता हो जाएगी। नेक्स्ट हमें बताना है ICDS क्या है। ICDS, अब ICDS का मतलब समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, और ये ICDC के अंतर्गत ही हमारे जो आंगनबाड़ी है ना, वो कार्यक्रम इसी के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अभी इसमें क्या होता है, जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में, इसमें बच्चों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इससे के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित है। अभी क्या है, ICDC के अंतर्गत बच्चों को क्या सेवाएं दी जाती हैं हमारे देश में, पूरक आहार या पोषण, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य निरीक्षण, संदर्भ सेवाएं, पोषण व स्वास्थ्य की शिक्षा, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये सारे के सारे ICDS के अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का क्या मतलब है। पाठ्यचर्या का मतलब है कि जैसे कि विद्यालय में या अध्ययन जो केंद्र होता है ना, उनमें निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अन्य संबंधित सामग्री हो, विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री, विद्यालय में निर्दिष्ट विषय का पाठ्यक्रम, या विद्यार्थियों को दिए गए नियोजित अधिगम अनुभव का सम्मिलित रूप, ये सारा का सारा पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी कि पाठ्यचर्या जो होती है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विद्यालय में कक्षा की समस्त क्रियाएं, कार्यकलाप, मूल्यांकन, ये सारे के सारे पाठ्यचर्या ही होती है। अभी नेक्स्ट है मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का मतलब है जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित लक्ष्य बच्चा के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि बच्चे को क्या व कितना सीखा है, बच्चे ने ना कितना सीखा है। कई लोगों को लगता है कि
जो मूल्यांकन है वो जटिल परीक्षण व प्रक्रियाओं से गुजर के होता है, और इसके लिए क्या विशेषज्ञों द्वारा हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पालनकर्ता व अभिभावक जो होते हैं ना, वो भी कुछ साधारण से तरीकों को उपयोग में लाके बच्चों के लिए जरूरी जानकारी होती है ना वो प्राप्त कर सकते हैं, और बच्चों का उसके द्वारा उनके आधार पे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन हो गया बच्चों का जांच के द्वारा सुनिश्चित करना कि निर्धारित मूल्य जो होते हैं प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं, ये मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट है स्वसंकल्पना क्या है। स्वसंकल्पना है कि जब बच्चे के बारे में, ये स्वसंकल्पना क्या, बच्चा अपने बारे में, यह स्व मान्यता है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने बारे में हर किसी को पता होता है कि वह क्या करने योग्य है, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। हम सभी अपनी भावनाओं, विचारों व विशेषताओं के बारे में जानते हैं व सोचते हैं। वे हमारे जो हमारी स्वयं के बारे में संकल्पना ही होती है, ये जो हम अपनी भावना या विशेषताओं के बारे में ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो हमारे बारे में स्वयं के बारे में एक संकल्पना होती है वह स्व संकल्पना कहलाती है। जैसे कि मैं कूद सकती हूँ ना, मैं अकेले स्कूल जा सकती हूँ, मैं खुद से खाना खा सकती हूँ, आदि ये स्व संकल्पना है सारी। नेक्स्ट, अहम केंद्रिकता क्या है। अहम केंद्रिकता का मतलब है चीजों को पूर्णतः अपने नजरिए से देखना, यानी कि सामने वाला जो होता है, सामने वाला भी कुछ सोच रहा है, उसे भी हम सोचेंगे कि जो हम देख रहे हैं वो ही सामने वाला देख रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो ही सामने वाला सोच रहा है। तो इसे अहम केंद्रिकता कहते हैं। यानी कि अहम केंद्रिक बच्चा जो होता है ना, या व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही दूसरा व्यक्ति देख रहा है, मैं सोच रहा हूँ दूसरे को भी वही सोचते हैं। ये जो गुण है ना बच्चों में, इसे पिएजे ने पाया कि ये शालापूर्व बच्चों में होता है, और उन्होंने इसको माना कि बच्चे क्या इस गुण के कारण दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाते हैं, और इसे ही उन्होंने अहम केंद्रिकता का नाम दिया। नेक्स्ट है संरक्षण करना। संरक्षण क्या है। संरक्षण का अर्थ है यह समझना कि किसी भी चीज या वस्तु की मात्रा ना वो की वो रहेगी, चाहे उस चीज का ना आकार क्यों ना बदल दिया जाए, जैसे या फिर उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ना डाल दिया जाए, जब तक कि उस वस्तु की मात्रा में कुछ कम ना किया जाए, ज्यादा यानी कि कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए। तो ये संरक्षण करना होता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि एक बच्चा है, उसे हम क्ले देंगे, क्ले के दो बॉल्स बनाएंगे, एक बॉल को हम चपटा कर देंगे, एक बॉल बच्चों को राउंड देंगे। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि किस बॉल में ज्यादा है, एक बॉल जो है वो उसमें ज्यादा क्ले, एक में कम क्ले है। तो क्या बच्चा क्या करेगा, जो जो जिस क्ले को हमने चपटा कर दिया था ना बॉल को, उसको बच्चा कहेगा, उसे चौड़ी दिखेगी ना, उन्हें लगेगा कि इसमें ज्यादा है। तो ये क्या, इसे कहते हैं कि संरक्षण करना। तो बच्चे संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तो ये संरक्षण करना हो गया। नेक्स्ट है जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण का मतलब है कि प्रत्येक चीज को जीवंत मानना। पियाजे के अनुसार शालापुर बच्चों को लगता है कि संसार में प्रत्येक चीज जीवंत है, चाहे वह चीज सजीव हो या निर्जीव हो। बच्चों की इसी विशेषता को पियाजे ने जीवत्वारोपण का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे वृद्धि चार्ट क्या है। वृद्धि चार्ट का मतलब है बच्चे के विकास के मानदंड के अनुसार बच्चे की जो वृद्धि का मापन होता है ना, उसे वृद्धि चार्ट कहा जाता है। यानी कि वजन या लंबाई मापने में जो होता है वृद्धि चार्ट का उपयोग किया जाता है। समय के साथ साथ भार में हुए परिवर्तनों को अंकित करना व व्याख्यायित करने के साधन के रूप में तैयार किया गया जो चार्ट होता है वह वृद्धि चार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो कुछ थे मेन मेन टॉपिक हो गए। अभी ये छोटे प्रश्न आएंगे, छोटे कम नंबर जो प्रश्न आएंगे तो उनमें आपको इतना इतना ही लिखना होगा। अगर बड़े आएंगे तो इनमें ही कुछ ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि वृद्धि चार्ट क्या है, अभी छोटा प्रश्न पूछना है उन्हें 2 नंबर का तो सिर्फ इतना पूछेंगे। अभी 5 नंबर का पूछेंगे वृद्धि चार्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा ऐड और कर देंगे, है ना। अगर 10 नंबर का पूछना है तो वृद्धि चार्ट क्या है, वृद्धि चार्ट पे वृद्धि कैसे अंकित करते हैं ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, 2 3 4 लाइनें ऐड कर देंगे इसमें, तो बड़ा प्रश्न पूछ सकते हो। तो आप लोग आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग ये छोटे प्रश्न याद कीजिए। बड़े प्रश्नों के लिए आप DECE1 नाम की प्लेलिस्ट है जिसका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसके ऊपर ढूंढ सकते हो। DECE1 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको DECE1 के जो बड़े 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है ना, उनके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।